नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। भाजपा की पहली लिस्ट जारी, इसमें 34 मंत्री समेत 195 नाम। वाराणसी से मोदी, गांधीनगर से शाह, 28 महिलाएं, 47 कैंडिडेट 50 की उम्र से कम। जम्मू में लैंडस्लाइड, महिला और 3 बच्चों की मौत। हरियाणा, पंजाब और एमपी में बारिश के साथ ओले गिरे। 4 मार्च से बदल सकता है मौसम। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद बैठक, सरकार के कामकाज पर चर्चा। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। रेल मंत्री ने बताई आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे की वजह, कहा फोन पर मैच देख रहे थे लोको पायलट, 2 रेड सिग्नल क्रॉस कर दिए। आरएलडी एनडीए में शामिल, अमित शाह और नड्डा से मिले जयंत चौधरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, दिल से स्वागत। भाजपा की लोकसभा सूची का इंतजार खत्म हो गया है। शनिवार शाम को 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी हुए। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। वहीं सूची में 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी नाम है। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और अमित शाह गांधीनगर से ही लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज को विदिशा से, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव को त्रिपुरा पश्चिम और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट मिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट कोटा से फिर मैदान में होंगे। पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल के मल्लपुरम से प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से पूर्व आईएएस और मोदी के पूर्व निजी सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को टिकट मिला है। इस लिस्ट में 4 भोजपुरी स्टार्स मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल और पवन सिंह भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसके कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और एवलांच की घटनाएं हो रही हैं। जम्मू के रियासी में एक कच्चा मकान लैंडस्लाइड के कारण ढह गया। इसमें एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। 2 लोग घायल भी हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रविवार को लगातार दूसरे दिन बंद है। रामबन जिले के ढालवास इलाके में लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर मलबा भरा है। मुगल रोड पर शनिवार को एवलांच हुआ। यहां फंसे 7 ट्रैकरों का मैनिकॉनल विभाग से रेस्क्यू किया। इधर मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। पंजाब और हरियाणा में शनिवार को बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। हरियाणा के 46 शहरों में आज भी बारिश और ओले का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ 70 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर और शिवपुरी समेत कई जिलों में कल आंधी, बारिश और ओले गिरे। भोपाल, हरदा और मुरैना में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। निजी वेदर एजेंसी स्काईमेट के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अलर्ट है। हालांकि अब इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अधिकतर राज्यों में 4 मार्च से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक होगी। पीएम मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहते हैं, लेकिन रविवार को होने वाली बैठक अप्रैल मई में होने वाली लोकसभा चुनावों के मद्देनजर काफी महत्व है। चुनाव आयोग अगले 15 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सुषमा स्वराज भवन में होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में 17-18 फरवरी को बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चला था। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना है। भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुए ट्रेन हादसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैष्णव ने शनिवार को बताया कि जिन 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हुई थी, उनमें से एक के पायलट और को पायलट फोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। हादसे में रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के पायलट और को पायलट की मौत हो गई थी। रेलवे के शुरुआती जांच में दोनों को हादसे के लिए जिम्मेदार माना गया था, क्योंकि उन्होंने 2 लाल सिग्नल पार कर दिए थे। हादसे में 50 से अधिक यात्री घायल भी हुए थे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीपीआरओ विश्वजीत साहू ने बताया था
कि हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे ही आगे चल रही विशाखापट्टनम प्लासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई। टक्कर से दोनों ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 3 कोच आगे की ट्रेन के और 2 पीछे आ रही ट्रेन के थे। सिग्नल ओवरशूट तब होता है जब कोई ट्रेन रेड सिग्नल पर रुकने के बजाय आगे बढ़ जाती है। हादसे के बाद इस रूट पर 33 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, 11 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई और 22 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया था। राष्ट्रीय लोकदल के शनिवार को एनडीए में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा हो गई है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट की और अमित शाह ने चौधरी का एनडीए परिवार में स्वागत किया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास प्रकट करते हुए चौधरी के एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान का हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीट का आंकड़ा पार कर अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। जेपी नड्डा ने अपने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा है कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का स्वागत करता हूं। जयंत चौधरी देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भाजपा ने 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दर्जन भर से अधिक सीटें शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारी ट्रेनें भी अब एयरपोर्ट की तरह हाईटेक होने जा रही हैं। रेलवे ने 44,000 डिब्बों में चेहरा पहचानने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए टेंडर निकाला है। इसके तहत सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे और दर्जन भर अन्य रेल मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों में कैमरे लगाए जाएंगे। 38,000 से अधिक कोच में 8 कैमरे लगेंगे, जबकि 2700 कोच में 5, 2000 कोच में 4 और 960 कोच में 6 कैमरे लगेंगे। इससे ट्रेन में अपराधियों के आवागमन पर शिकंजा कसेगा। टेंडर की शर्तों के मुताबिक इन कैमरों में इमेज क्रॉपिंग टूल होना चाहिए ताकि सनग्लास, स्कार्फ और चेहरा आधा ढका होने पर भी पहचान हो पाए। फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरों में कैप्चर इमेज रियल टाइम पर अपराधियों के डेटाबेस से जोड़ेंगे ताकि मिलान कर रियल टाइम ट्रैकिंग हो। फेस मास्क लगा हो तो भी फेस की 95% तक सही पहचान होगी। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक मोस्ट वांटेड कश्मीरी आतंकी मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का कारण क्या है, इसकी जानकारी नहीं लग सकी है। जमील उर रहमान जिहादी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी और तहरीक उल मुजाहिदीन के अमीर की कथित तौर पर 2 मार्च को पाकिस्तान के अबोटाबाद में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले जमील उर रहमान को भारत ने अक्टूबर 2022 में आतंकी घोषित किया था। वो जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल था। साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ काम कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक रहमान पाकिस्तान, पीओके और कश्मीर के बीच जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए कश्मीरी युवाओं को ट्रेनिंग देता था। घुसपैठ समेत अन्य आतंकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता था। 2 मार्च को आतंकी आजम चीमा की भी मौत हुई थी। 70 साल के चीमा को फैसलाबाद में दिल का दौरा पड़ा। वो लश्कर के खुफिया विंग का प्रमुख था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीमा 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। वो 26/11 हमलों में भी शामिल था। वहीं यूरोपीय देश अवैध तरीके से आने वालों को रोकने के लिए सख्ती कर रहे हैं। ब्रिटेन रवाना शरणार्थी प्रक्रिया शुरू कर चुका है। फ्रांस तो इस मामले में और सख्त हो गया है। वहीं इस महीने शरण के नाम पर अवैध रूप से रहने वाले 23,000 लोगों को देश से निकाला जाएगा। इसमें सीरिया, इराक, पाकिस्तान समेत कुछ एशियाई और अफ्रीकी देश जैसे मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र समेत 10 देशों के लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई को फ्रांस में कट्टरता बढ़ने और अगस्त में होने जा रहे ओलंपिक खेलों की तैयारियों के तौर पर देखा जा सकता है। बीते साल ही फ्रांस ने 38,000 लोगों को डिपोर्ट किया था। ये फ्रांस में रह रहे थे। इनमें ज्यादातर घुसपैठ करने वाले थे। फ्रांस में हाल ही में कट्टरपंथी से जुड़ी एक घटना हुई है। दिसंबर में पेरिस में हमलावर ने चाकू मारकर जर्मन पर्यटक की हत्या कर दी थी। हमलावर अफगानिस्तान और गाजा में मुसलमानों की मौत को लेकर गुस्से में था। 13 अक्टूबर को अरास के स्कूल में चाकू से हमले में एक शिक्षक की भी मौत हो गई थी। जून में एक सीरियाई नागरिक ने अल्पाइन में 4 बच्चों को जख्मी कर दिया था। घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए इमैनुअल मैक्रो सरकार ने इमिग्रेशन बिल पास कराया है। इसका विपक्ष ये कहकर विरोध कर रहा है कि भले मैक्रो ने कानून पारित कर लिया, पर उदार लोकतंत्र के रक्षक वाले देश की छवि पर दाग लग गया है। जनवरी में घोषित कानून को वामपंथी विपक्ष ने नस्लवादी बताया था, लेकिन धुर दक्षिणपंथी और रिजर्वेंट नेशनल संसदीय समूह के अध्यक्ष मारिन ले पेन ने इसे वैचारिक जीत माना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कानून पूरे यूरोप में प्रवासन नीतियों को सख्त करने के लिए लाया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ
देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।